हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है मनीष उपाध्याय और हम यहाँ पे कर रहे हैं बिहार दरोगा के जो पीवाईक्यू है विज्ञान से रिलेटेड उनकी सीरीज को। ऑलरेडी 2 लेक्चर इसमें रिकॉर्ड हो चुके हैं। उन 2 लेक्चरों को हमने ईयर वाइज यहाँ पे कंप्लीट किया है, लेकिन अब हम क्या करेंगे 2023 और 2008 के बीच में, 2008 से लेकर के 2023 के बीच में जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे वो मध्य निषेध दरोगा से रिलेटेड हो या सामान्य दरोगा से रिलेटेड हो, उन सबको क्या करेंगे, फिजिक्स के सारे क्वेश्चन एक साथ, केमिस्ट्री के एक साथ और बायोलॉजी के एक साथ। उसकी एक वजह है कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो लगातार रिपीट होते हैं, भले उनमें थोड़ा बहुत शब्दों का अंतर हो जाए लेकिन थीम वही रहती है। तो वो प्रश्न रिपीट ना हो ताकि आपके जल्दी से जल्दी जो पीवाईक्यू की सीरीज है ये कंप्लीट भी हो सके, क्योंकि हमको टाइम का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि भाई हमारी सीरीज चलती रहे पेपर हो जाने के बाद भी, तो उस चीज का भी हमको ध्यान रखना है। तो हमने क्या किया, इसको 3 सेक्शनों में डिवाइड करके करने का आगे प्लान बनाया है। अब यहाँ पे हम बात करें, जो हमारा पहला प्रश्न बनता है वो है, एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है: चाल, संवेग, वेग और त्वरण। अब आपको अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो, एक चीज बिल्कुल समझ में आती है कि भाई जो राशियां हैं, राशि मतलब किसी भी भौतिक गुण को जो प्रदर्शित करने वाली चीज है उसको हम क्या कहते हैं, राशि कहते हैं। इसको दिशा के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है, सदिश और अदिश। सदिश मतलब जिसमें डायरेक्शन हो और अदिश मतलब जिसमें डायरेक्शन ना हो, वेक्टर एंड स्केलर। 2 भागों में इसको बांट दिया। अब यहां से प्रश्न ये भी उठता है कि जब हमने इसको 2 भागों में बांटा तो इस चीज का यहां पे क्या रिलेवेंस है। अब आते हैं हमारा जो प्रश्न है उस पर। ये कह रहा है कि वृत्तीय गति है और इसमें वो कह रहा है कि एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति, एक समान कहने का मतलब है कि या तो वेग समान होना चाहिए तब एक समान शब्द का प्रयोग करते हैं, या चाल समान होनी चाहिए तब एक समान का प्रयोग करते हैं। हमने इसमें मान लिया कि मान लीजिए इसकी जो चाल है वो 20 मीटर प्रति सेकंड है। अब जब भी आप जैसे मान लीजिए एक पत्थर आपने बांध लिया रस्सी में, आप उसको घुमाते हैं, जैसे ही आप पत्थर को छोड़ेंगे, मान लीजिए पत्थर इस पॉइंट पर था, अब देखेंगे अगर जब तक वो रस्सी से बंधा रहेगा तब तक तो पत्थर इसी रास्ते पर घूमेगा, लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे वो यहां से ऐसे करके दूर भाग जाएगा, सीधी रेखा में चला जाएगा। इसका मतलब जो वेग की दिशा होती है वो हमेशा वृत्त के स्पर्श रेखीय होती है। अगर यहां पे मैं बात करूं तो वेग की दिशा ये होगी, इस वाले पॉइंट पर वेग की दिशा ये होगी और इस वाले पॉइंट पर वेग की दिशा इस तरीके से स्पर्श रेखीय होगी। इसका मतलब ये हुआ कि वेग कैसी राशि है, वेग एक कैसी राशि है, सदिश राशि है जिसमें दिशा होती है और इसकी दिशा लगातार बदल रही है। चाहे तो आंकिक मान बदल जाए या फिर दिशा बदल जाए तो भी हम ये कहते हैं कि राशि बदल गई है। इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि इसमें वेग स्थिर नहीं होगा, क्योंकि वेग की दिशा लगातार यहाँ पे बदल रही है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं संवेग। तो संवेग को हम डिफाइन करते हैं, संवेग अर्थात मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब होता है किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल, संवेग कहलाता है। अब यहां पे हमने अभी पढ़ा कि संवेग बदलती हुई चीज है, यहाँ पे वेग बदलता हुआ है, इसका मतलब वेग बदलेगा अर्थात सदिश राशि होगी। अब सदिश और द्रव्यमान अदिश है, जब सदिश और अदिश का हम गुणा करेंगे तो जो संवेग मिलेगा वो भी हमको कैसा मिलेगा, एक सदिश ही मिलेगा। और क्योंकि यहाँ पे वेग की दिशा बदल रही है इसलिए संवेग की दिशा भी बदल जाएगी, इसलिए संवेग भी क्या हो जाएगा, बदलता हुआ संवेग हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं त्वरण के बारे में। त्वरण की हम बात करें तो त्वरण क्योंकि वेग में लगातार परिवर्तन हो रहा है और बदलता हुआ वेग ही उत्पन्न करता है त्वरण को। त्वरण की अगर आप परिभाषा देखेंगे तो वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, संवेग या एक्सेलरेशन कहलाती है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे त्वरण भी बदलेगा। और वो बदलेगा क्यों, जब इस पॉइंट पर होगा वस्तु यहां होगी तो यहां पर जो त्वरण लगता है उसको हम कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण। अभिकेंद्र त्वरण अर्थात ऐसा त्वरण जो हमेशा केंद्र की तरफ लगता है। वस्तु जब यहां होगी तो त्वरण यहां होगा, वस्तु यहां होगी तो त्वरण यहां अंदर की ओर होगा। इसका मतलब हमेशा त्वरण की दिशा बदलती रहती है। दिशा बदल गई तो राशि भी बदल जाएगी, इसलिए ये भी कैसी हो गई, ये भी एक परिवर्तनशील राशि हो गई।
हमसे पूछा था स्थिर राशि, तो अभी भी आप देखेंगे यहाँ पे जो भी चीज घूम रही है वृत्तीय पथ पर उसकी चाल 20 मीटर प्रति सेकंड ही है, फिक्स चाल है, लेकिन फिर भी बाकी ये तीनों चीजें बदल जाती हैं। इसका मतलब चाल यहाँ पे क्या रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। अब आप इसको मान लीजिए अगली बार चाल ना पूछ करके वो कुछ और भी इससे रिलेटेड पूछता है, तो जितनी भी अदिश राशियां होंगी इस चाल में वो भी क्या रहेंगी, अपरिवर्तित रहेंगी। उदाहरण के लिए अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर वो हमसे पूछता कि गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा कैसी राशि है, गतिज ऊर्जा एक अदिश राशि है, तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा अर्थात हाफ mv² क्या रहेगा, वो भी कांस्टेंट रहेगा, वो भी नियत रहेगा। तो ये आ गया होगा समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, वायु में ध्वनि तरंगें विचरण करती हैं, विचरण की जगह पे गमन भी लिखा आ सकता है, मतलब हवा में ये कैसे चलती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, कौन सी तरंगों की बात हो रही है, ध्वनि तरंगों की बात हो रही है। अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में, अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य तरंगों के दोनों के रूप में, या फिर केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। हमको ये समझना होगा कि आखिर तरंग क्या है। तो तरंग क्या है, विक्षोभ, विक्षोभ या डिस्टरबेंस जिसके द्वारा ऊर्जा गमन करती है। अब ये जो तरंग है ये दो प्रकार की हो जाएगी, एक को हम कहेंगे यांत्रिक और एक को हम कहेंगे अयांत्रिक। यांत्रिक तरंगें ऐसी तरंगें होती हैं जिनको चलने के लिए माध्यम की रिक्वायरमेंट होती है, अर्थात ऐसी तरंगें जिनको चलने के लिए माध्यम जरूरी हो वो यांत्रिक तरंगें, और ऐसी तरंगें जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता ना हो उनको हम क्या कहते हैं, अयांत्रिक तरंग कहते हैं। यांत्रिक तरंग दो प्रकार से गमन करती है, मतलब इसके जो चलने का तरीका है वो दो प्रकार का है, एक को हम कहते हैं अनुप्रस्थ और दूसरे को हम कहते हैं अनुदैर्ध्य। एक तरीका क्या हो गया, अनुदैर्ध्य तरंगें, और एक का तरीका क्या हो गया, अनुप्रस्थ तरंगें। जो ये तरंगें होती हैं अयांत्रिक तरंगें, ये हमेशा क्या होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं प्रकाश के बारे में, और यहाँ पे हम अनुप्रस्थ की बात करें तो जैसे आपने तालाब में देखा होगा, तालाब में पानी भरा हुआ है, आपने कोई पत्थर गिरा दिया, तो वैसे केस में आप देखेंगे वहां पे लहर टाइप की बन जाती है, जो लहर बन जाती है वो अनुप्रस्थ है। या आप जैसे कपड़ा फटकारते हैं तो आपने देखा कपड़े में लहर बन जाती है, कोड़ा अगर आप फटकारते हैं तो कोड़े में तरंग जैसी बन जाती है, रस्सी बंधी हुई है अगर उसको आप हिलाते हैं तो उसमें तरंग जैसी बन जाती है, वो तरंग क्या है, अनुप्रस्थ है। जैसे रस्सी में तरंग। और अनुदैर्ध्य की बात करें तो ये क्या होती हैं, ये जैसे ध्वनि या फिर भूकंप में जो तरंगें आती हैं वो इसमें आती हैं, अर्थात माध्यम की तो रिक्वायरमेंट होती है। और ये किसी भी, अब यहां पे एक पेज और हमको ऐड करना है, जैसे हम यहां पे बात करें अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल, इसकी अगर हम बात करें तो माध्यम रिक्वायर्ड है। अब ये चलेगा क्या, तो ये विरल और सघन, सघन विरल के रूप में। अभी भी आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो प्रॉपर परिभाषा नहीं बन पा रही है, तो सरल विरल के रूप में कैसे बढ़ती है ये, इसको देखते हैं। सघन विरल के रूप में ऐसे बढ़ती है कि तरंग तथा माध्यम के कणों के बीच 0 डिग्री का कोण हो। अब हो क्या कि जैसे मान लीजिए एक बार तो सभी कण के आगे पास पास में आगे, फिर थोड़े दूर दूर चले गए, फिर पास 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 में आगे, फिर दूर दूर आगे, मतलब जो मूवमेंट है वो इस टाइप से होगा, तरंग भी इसी दिशा में बढ़ रही होगी और जो मूवमेंट होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। ऐसे करके आपस में कण क्या कर रहे होंगे, मूवमेंट कर रहे होंगे और तरंग आगे बढ़ती चली जा रही होगी। तो ऐसी तरंगों को हम क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अनुप्रस्थ की अगर हम बात करें तो अनुप्रस्थ तरंग क्या है, तो ये क्या करेंगे, इसको हम कहते हैं श्रृंग एवं गर्त के रूप में। यहां जहां पे कण पास पास आ गए इसको हम सघन कह देंगे, कण जहां जहां दूर चले गए उसको हम क्या कह देंगे, विरल कह देंगे। तो ये सघन विरल के रूप में आगे बढ़ती हैं और तरंग तथा माध्यम के कणों के बीच में कोण 0 होता है। यहां पे क्या होगा, बीच का कोण क्या हो जाएगा, बीच का कोण, तो अगर बीच का कोण 90 है
तो इसको आप ऐसे करके कह सकते हैं कि तरंग कैसे बढ़ेगी, ऐसे करके। जो माध्यम के कण होंगे वो ऐसे करके मूवमेंट कर रहे होंगे और तरंग होगी वो इस दिशा में बढ़ेगी, अर्थात दोनों के बीच में जो कोण होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ऐसी तरंगों को हम अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं। प्रकाश तरंग भी अनुप्रस्थ का ही उदाहरण है, लेकिन प्रकाश कौन सी है, अयांत्रिक तरंग में आती है। अब आपने इतना देख लिया, अब इसके बाद आप देखेंगे कि वायु में ध्वनि तरंगें विचरण करती हैं, तो आप बड़े आराम से बताएंगे केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में, केवल। और ये सिर्फ वायु नहीं, अगर वो यहाँ पे जल कहता तब भी, अगर वो यहाँ पे कोई भी ठोस दे देते तब भी हमारा आंसर यही रहता, क्योंकि ध्वनि तरंगें हमेशा ही अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के रूप में इनको हमेशा गिना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है। अब ध्वनि के वेग की अगर हम बात करें या तरंग के वेग की बात करें, ध्वनि का वेग, जो ध्वनि का वेग है वो दो चीजों पर निर्भर करता है। वेग कह सकते हैं, गमन कह सकते हैं कि भाई जब वो चलेगी तो वो किन चीजों पर निर्भर करेगी, तो वो दो चीजों पर निर्भर करती है। एक तो माध्यम की प्रत्यास्थता और दूसरा माध्यम का जड़त्व। जो माध्यम है, जैसे हवा है तो हवा के कण होंगे, उनका कितना द्रव्यमान है और वो किस तरीके से अपनी पुरानी कंडीशन में वापस लौट के आते हैं, इन दो चीजों पर निर्भर करता है। अब आपसे प्रश्न में कहा गया है कि ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है स्टील में, दूध में, पानी में और हवा में। हवा में आप देखेंगे जो माध्यम की जड़त्व है, जड़त्व मतलब यहां पे हम किससे लगाते हैं, कणों का द्रव्यमान कितना है, तो कणों का द्रव्यमान यहां पे क्या होगा, कम है। पानी में कणों का द्रव्यमान कम है, दूध में कणों का द्रव्यमान कम है, और साथ ही इनकी प्रत्यास्थता भी कम है। प्रत्यास्थता का मतलब है कोई वस्तु पुरानी अवस्था में लौट करके आती है, तो वस्तु का यह गुण क्या कहलाता है, प्रत्यास्थता कहलाता है। स्टील का आप देखेंगे, स्टील की प्रत्यास्थता भी सर्वाधिक होती है, स्टील के कण होते हैं उनका द्रव्यमान भी बहुत ज्यादा होता है, इसका मतलब स्टील में द्रव्यमान प्रत्यास्थता सबसे ज्यादा है, इसलिए स्टील में जो वेग होगा वो सबसे अधिक होगा। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो वेग होता है ध्वनि का वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, फिर उसके बाद होता है ये लिक्विड में, द्रवों में, और इसके बाद सबसे कम जो वेग होता है वो गैस में होता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई निर्वात में, तो निर्वात की अगर हम बात करें तो वहां पे तो कोई पदार्थ ही नहीं बचा, पदार्थ नहीं बचा अर्थात माध्यम नहीं है, माध्यम नहीं होगा तो प्रत्यास्थता भी नहीं होगी और जड़त्व भी नहीं होगा। जब ये दोनों गुण नहीं होंगे तो निर्वात में ध्वनि चल नहीं सकती, ध्वनि नहीं चल सकती। तो ध्वनि, अगर ऐसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि अगर चंद्रमा पे एक बम विस्फोट हो जाता है, कोई आवाज होती है, तो क्या हम उसको सुन पाएंगे, तो बिल्कुल उसको हम नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, अर्थात चंद्रमा पर जो एक सामान्य माध्यम होता है, जैसे हम यहाँ पे बोल पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, इसकी वजह क्या है कि हवा नाम से एक माध्यम यहाँ पे उपस्थित है, और ऐसा माध्यम चंद्रमा पे नहीं है, इसलिए वहां पे हम इस तरह की ध्वनि को सुन नहीं सकते। अब प्रश्न आता है, किसी वस्तु को बल एवं त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है, या किसी वस्तु का बल एवं त्वरण के बीच का संबंध किसके द्वारा दिया जाता है। यहाँ पे चार नियम दे रखे हैं, न्यूटन के गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का दूसरा, फिर तीसरा, और न्यूटन की गति का चतुर्थ नियम। गति का चौथा नियम जैसी कोई चीज नहीं है यहाँ पे, तो तीन नियम है, और तीन नियमों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इन नियमों में कहा क्या गया है। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, बल की परिभाषा दी गई है न्यूटन के पहले गति के नियम में। इसमें क्या कहा गया है कि अगर आप किसी वस्तु पर बल नहीं लगाओगे तो उस वस्तु की जो पोजीशन होगी, जो उसकी स्थिति होगी, वही बनी रहेगी, अर्थात वो वस्तु अगर चल रही होगी तो चलती ही रहेगी, और अगर वो रुकी होगी तो रुकी ही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसको दूसरे तरीके से कहें तो हम ये कह सकते हैं कि बल वो कारण है जिसकी वजह से गति होती है, अर्थात गति को करने के पीछे जो कारण है, रीजन है, उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ये डेफिनेशन हमें न्यूटन के पहले नियम में मिलती है। दूसरे नियम में हमको मिलता है कि भाई संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, अर्थात बल का यहां से हमको क्या मिलता है, फॉर्मूला मिलता है। फॉर्मूला क्या है, तो F बराबर
डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी या F बराबर एम ए द्रव्यमान गुणा त्वरण। तीसरे नियम में क्या मिलता है, इसको हम क्रिया प्रतिक्रिया भी कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अर्थात यदि एक वस्तु पर क्रिया हो रही है या दो वस्तुएं हैं, अगर वो एक संतुलन की अवस्था में है, जुड़ी हुई हैं या एक दूसरे पर अंतःक्रिया करती हैं, तो वैसे केस में एक वस्तु क्रिया करेगी तो दूसरी उतनी ही प्रतिक्रिया करेगी। इसको और आसान भाषा में समझने के लिए, यदि हम किसी चीज में धक्का मारेंगे तो वो चीज भी हमें धक्का मारेगी। जैसे हम अपने पैरों से पृथ्वी पर धक्का मारते हैं तो वो पीछे की तरफ हमने पृथ्वी में धक्का मारा, पृथ्वी बड़ी है तो वो धक्का हमको महसूस नहीं हो पाता है। लेकिन जब पृथ्वी हमको रिवर्स में या कह लीजिए कि रिएक्शन में धक्का मारती है तो उस रिएक्शन की वजह से हम क्या हो जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे रॉकेट का एग्जांपल ले सकते हैं, गैसें पीछे की तरफ निकलती हैं, ये क्रिया हो गई, और रॉकेट आगे की तरफ बढ़ जाता है, ये क्या हो गई, प्रतिक्रिया हो गई। क्रिया प्रतिक्रिया में ये हमेशा अलग अलग लगनी चाहिए। अब फिर से प्रश्न की तरफ लौट के आते हैं, बल और त्वरण के बीच का रिलेशन आपको कहां मिल रहा है, तो F बराबर एम ए, ये आपको दूसरे नियम में मिलता है, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु होता है 10 सेंटीमीटर पर, 20 सेंटीमीटर पर, 15 सेंटीमीटर पर, 25 सेंटीमीटर पर। भाई नेत्र की अगर हम बात करें तो नेत्र लगभग एक इस टाइप की चीज मान लीजिए, थोड़ा सा यहां से थोड़ा सा निकला हुआ, और यहाँ पे लेंस है उत्तल टाइप का, और ये हमारा नेत्र हो गया। यहाँ पे हमें दिखती है जो आगे वाला ये पोर्शन है, इसको हम कहते हैं कॉर्निया, और इसको हम कहते हैं नेत्र लेंस। यहां आगे एक और चीज लगी रहती है, जैसे आप आंख को अगर इस टाइप से देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है गोल गोल आपको काला काला, या किसी का सुनहरा होता है, किसी का नीला सा होता है, हल्का सा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम आइरिस कहते हैं। और इसमें जो बीच में छेद टाइप का रहता है, काले के अंदर भी एक और काला हिस्सा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पुपिल। अब यहां से प्रश्न उठता है, और ये हो गई हमारी रेटिना। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि हमारी आंख देख कितनी दूर सकती है, अर्थात ये जो लेंस है ये कैसा है, यहाँ पे जो मांसपेशियां हैं, ये मांसपेशियां स्थिर नहीं होती हैं, मतलब ये गतिमान रहती हैं, और ये लेंस भी फिक्स नहीं है। जैसे ये खिंचेंगी तो ये पतला हो जाएगा, और जब ये इसको दबाती हैं, ये ढीली होती हैं, तो ये बीच में से मोटा हो जाता है। अर्थात इसकी जो फोकल डिस्टेंस है, इसकी फोकस दूरी है, वो बदलती रहती है। वस्तुएं दूर होंगी तो ये अलग टाइप से बिहेव करेगा, वस्तुएं पास होंगी तो अलग टाइप से बिहेव करेगा। तो जो रेंज है आंख की वो होती है 25 सेंटीमीटर। अगर 25 सेंटीमीटर पे वस्तु है तो भी ये इसको क्या कर सकता है, क्लियरली यहां इमेज बना देगा, और अनंत पर वस्तु है तो भी ये क्लियरली कहां इमेज बना देगा, यहां इमेज बना देगा। अनंत से आगे अगर कोई वस्तु हुई तो भी ये नहीं देख पाएगी आंख, और अगर 25 सेंटीमीटर से नजदीक हुई तो भी नहीं देख पाएगी। लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि लेंस में गड़बड़ी हो सकती है, आंख इस तरीके से पिचक सकती है, ऊपर से ऐसे पिचक सकती है, मतलब जो नेत्र का गोलक है उसके जो आकार है उसमें परिवर्तन आ सकता है, मांसपेशियों में गड़बड़ी आ सकती है, इसकी समंजन क्षमता में कमी आ सकती है। तो उस केस में व्यक्ति 25 सेंटीमीटर से नजदीक की चीजों को देख सकता है। जब वो 25 सेंटीमीटर से नजदीक की चीजों को देखने लगेगा, इसका मतलब वो ज्यादा दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाएगा। ऐसी स्थिति में इस समस्या को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और अगर मान लीजिए वो 25 सेंटीमीटर से दूर की चीजों को देख पाता है, इसका मतलब वो यहां नजदीक वाली चीजों को नहीं देख पाएगा, दूर वाली चीजों को देख पाएगा। ऐसी अवस्था में से दूर दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। अब ऐसा भी हो जाता है कई बार कि भाई बुढ़ापे की वजह से आंखों में कोई और दूसरी कोई ऐसी समस्या आ जाती है, कई बार ये मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं। मांसपेशियां कमजोर पड़ जाएंगी, इसका मतलब ना तो ये प्रॉपरली दूर का देख पाएंगे, क्योंकि इसको एडजस्ट करेंगे तभी ना देख पाएंगे। अब ये बूढ़ी हो गई है तो ना तो दूर का देख पाएंगी ना नजदीक का। बुढ़ापे को जरा कहते हैं, इसलिए इसको जरा दृष्टि दोष के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अब आपसे यहां पे पूछा गया है वयस्क के लिए निकट बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। और अगर आपसे वो पूछे दूर बिंदु कितना होता है, तो दूर बिंदु होता है अनंत, स्वस्थ आंख के लिए बात हो रही है, और निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति की परास क्या है, मतलब ये फिर से ध्वनि का ही प्रश्न है।
ध्वनि की अगर हम बात करें तो ध्वनि एक ऐसी ऊर्जा का प्रकार है जो कानों में जब जाती है तो उसकी वजह से हमें सुनने को मिलता है। अर्थात सुनने के लिए उत्तरदायी ऊर्जा का प्रकार ही क्या कहलाता है? ध्वनि कहलाता है। ये ठोस, द्रव या गैस तीनों माध्यमों में चल सकती है, लेकिन ये निर्वात में नहीं चल सकती क्योंकि वहां पे कोई माध्यम नहीं होता है। अभी हमने इसके बारे में बात करी थी। यदि हम ध्वनि की बात करें तो आवृत्ति के आधार पर ध्वनि को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक को हम कहते हैं इंफ्रासोनिक, दूसरे को हम कहते हैं सोनिक, और एक को हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक। अर्थात इंफ्रासोनिक का मतलब हो गया अवश्रव्य या अपश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। तो ध्वनि के कितने प्रकार हैं? ध्वनि के 3 प्रकार हो जाएंगे। किसके आधार पर? आवृत्ति के आधार पर। अब ये जो हमने 3 प्रकार बनाए हैं, किसी जीव के लिए इनकी रेंज अलग हो सकती है, लेकिन क्योंकि मनुष्य ये सारी स्टडी कर रहा है तो मनुष्य ने अपने हिसाब से इसको बनाया है। अब मनुष्य सुन सकता है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को। अब इसको सुन सकता है मनुष्य, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं श्रव्य। 20 हर्ट्ज से अगर कम है, किसी ध्वनि की आवृत्ति अगर 20 हर्ट्ज से कम है तो उसको हम क्या कहेंगे? अपश्रव्य कहेंगे। और अगर ये 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है तो इसको हम क्या कहेंगे? पराश्रव्य कहेंगे, से अधिक। कुछ जानवर हैं, जैसे हम हाथी की बात कर सकते हैं, तो ये क्या कर सकते हैं? अपश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं। मनुष्य इनको सुन सकता है, मनुष्य अपश्रव्य को नहीं सुन सकता, पराश्रव्य को भी नहीं सुन सकता है। कुछ ऐसे जानवर हैं, जैसे अगर हम चमगादड़ की बात कर सकते हैं या डॉल्फिन की बात कर सकते हैं, ये अल्ट्रासोनिक तरंगों को पैदा भी कर सकते हैं और ये सुन भी सकते हैं। इसके अलावा पराश्रव्य तरंगों के और भी कई सारे प्रयोग हो सकते हैं, जैसे घड़ी वगैरह, बहुत जो ज्यादा महंगी चीजें होती हैं और बहुत छोटी होती हैं, जिनको सामान्य तौर से साफ करना बड़ा मुश्किल है, उनको साफ करने में, कभी कभी धुंध को हटाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। प्रकाश पानी में बहुत नीचे तक जा नहीं सकता है, तो वैसे केस में क्या किया जाता है? समुद्रों की गहराई नापनी है, समुद्र में कोई पनडुब्बी कहां पर है या समुद्र की गहराई कितनी है, कहां पे पहाड़ है, कहां पे कोई रुकावट आ सकती है, तो समुद्र का नक्शा बनाने के लिए भी हम पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पे प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है? मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति की परास क्या है? 2 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज मतलब 20,000 हर्ट्ज हो गया, से 200 किलो हर्ट्ज तक, और यहां पे कह रहे हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक या 200 किलो हर्ट्ज से 300 किलो हर्ट्ज तक। तो हमारे लिए आंसर क्या हो जाएगा? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ का सर्वत्र क्या है? देखो, सर्वत्र क्या है? एक तरह का ट्रक टाइप का है, और उस ट्रक टाइप बना दिया और उसी में क्या लगा हुआ है? ऐसे करके पुल टाइप के इसमें अलग अलग प्लेट्स लगी हुई हैं, और ये अपने आप ही क्या हो जाता है? अनफोल्ड होता जाता है। जैसे ये प्लेट खुल जाएगी तो ये प्लेट यहां आ जाएगी, उससे अगली प्लेट यहां आ जाएगी, उससे अगली प्लेट यहां आ जाएगी। अब हमने सर्वत्र को खड़ा कर रखा है यहाँ पे, और ये दूसरी किनारे पर जाके लग गया। बीच में जो गैप है ये क्या है? खाली है। मान लीजिए यहाँ पे पानी बह रहा है, इसका मतलब हम इससे क्या बना पाएंगे? पुल बना पाएंगे इस टाइप से। तो ये क्या है? सैटेलाइट फोन है? उपग्रह फोन है? नहीं। क्या ये मोबाइल फोन है? ये भी नहीं है। क्या ये मोबाइल सेतु निर्माण सुविधा है? क्या ये मोबाइल टावर है? नहीं, ये मोबाइल सेतु निर्माण सुविधा है। बिल्कुल सही। सेतु निर्माण मतलब पुल बनाने के काम में आता है। मोबाइल का मतलब होता है इस ये व्हीकल पे लगा हुआ है, तो इस ट्रक को आप जहां कहीं भी ले जाना चाहते हैं वहां लेके जा सकते हैं। मोबाइल मतलब हिलने डुलने में सक्षम, सेतु मतलब पुल। तो बिल्कुल पुल बनाने का एक सुविधा बनाया है डीआरडीओ ने, जिसका नाम क्या रखा है? सर्वत्र रखा है। आगे बात करते हैं। ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य है कि पूर्ण ऊष्मा यांत्रिक ऊर्जा में बदली जा सकती है। किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती। कुछ ऊष्मा इंजन जो उत्क्रमणीय प्रक्रम में काम कर रहे हैं की दक्षता 100% हो सकती है, और एक रेफ्रिजरेटर तापमान को परम शून्य ताप तक कम कर सकता है। अब अगर हम बात करें कि भाई ऊष्मा गतिकी, तो ऊष्मा गतिकी की अगर हम बात करें, ऊष्मा का वस्तु के साथ या पदार्थों के साथ किस तरह का रिलेशन होता है? वस्तु के तापमान, आयतन
और दाब किस प्रकार से बदलते हैं ऊष्मा प्रदान करने पर, इस चीज का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, ऊष्मागतिकी कहलाता है। इसके संबंध में मूलतः 3 नियम हैं। पहला जो नियम है वो ये कहता है कि ऊर्जा क्या है, ऊर्जा संरक्षित रहती है। ऊर्जा संरक्षित या ऊर्जा संरक्षण की बात ये करता है, अर्थात किसी वस्तु को जो आप ऊर्जा देंगे वो ना तो खत्म होगी, ना तो वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, और ना ही नई ऊर्जा वहां पे बन सकती है। इसको हम क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो ऊर्जा प्रदान करी है वो वस्तु की आंतरिक ऊर्जा, अर्थात जैसे जैसे आप किसी चीज को गर्म करते जाएंगे, ऊष्मा प्रदान करते जाएंगे, तो जो वस्तु होगी, हवा है या पानी है या कोई भी चीज है, उसके अणु ज्यादा तेजी से गति करने लगेंगे। ये जो तेजी से आंतरिक अणुओं की गति बढ़ गई है, इसी को हम आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। तो आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में काम आती है। दूसरा ये होता है कि अगर आप किसी वस्तु को ऊष्मा देते हैं तो वो लगातार क्या करती है, फैलती चली जाती है। ठीक है, इसको हम डेल्टा क्यू इक्वल डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी के नाम से भी लिख सकते हैं। अब सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ क्या कहता है, ऊर्जा या फिर ऊष्मा कह सकते हैं आप, ऊर्जा की दिशा, ये क्या करता है, ऊर्जा की दिशा बताता है कि ऊर्जा प्रवाह किस दिशा में होगा, ये बताता है। अब यहां पे 2 बातें आ जाती हैं। इसी सेकंड नियम का प्रयोग करके क्या किया गया है, ये निर्धारित किया गया है कि रेफ्रिजरेटर काम कैसे करेगा, और जो ऊष्मा इंजन है, चाहे वो स्टीम का इंजन हो या पेट्रोल इंजन हो या फिर डीजल इंजन हो, ये सारे के सारे इंजन कैसे काम करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर तापमान 0 केल्विन हो जाएगा तो इंजन की जो दक्षता है वो 100% हो जाएगी। अब सामान्य जिंदगी में थर्ड लॉ ये कहता है कि कभी भी 0 केल्विन सामान्य स्थिति में संभव नहीं। इसका मतलब परम शून्य कभी हो ही नहीं सकता। तो ये गया, कह रहे किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती। तो बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि कभी भी 0 केल्विन हो नहीं सकता, और जब तक 0 केल्विन नहीं होगा तब तक दक्षता 100% नहीं होगी। दक्षता के लिए हम एक फॉर्मूला भी लिखते हैं, 1 - T2/T1। जब ये T2 अर्थात सिंक का तापमान 0 केल्विन हो जाएगा, तब जाके ईटा इक्वल क्या होगा, 1 होगा, अर्थात ईटा इक्वल 100% होगा, जो कि सामान्यतः पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसमें से ये ऑप्शन जाएगा। अब ये अगर ऑप्शन सही है तो ये तो अपने आप ही हट गया कि भाई किसी की दक्षता 100% हो सकती है। कार्नो एक इंजन है, कार्नो इंजन या कार्नो की प्रमेय है, उसके आधार पर यह कहा जाता है कि जो भी इंजन बनेंगे वो सबके सब कार्नो से थोड़े कम रहेंगे। उस कार्नो से बेहतर कोई इंजन नहीं हो सकता, और कार्नो इंजन भी सिर्फ तभी 100% एफिशिएंट होता है जब तापमान 0 केल्विन हो जाए, अर्थात आदर्श स्थिति हो जाए, क्योंकि रियलिटी में ऐसा कभी हो नहीं सकता है। अब ये जो यहां पे कहा गया है 0 केल्विन सामान्य स्थिति में संभव नहीं है, ये असल में दूसरे टाइप से इसको कहा गया है। अर्थात इसका ये हुआ कि भाई 0 केल्विन तापमान हो जाएगा तो अणुओं की जो भी अणु अपनी जगह पे फिक्स हो गए। जैसे ठोस है तो अणु अपनी जगह पे ऐसे फिक्स हो गया, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं होती। अणु अपनी जगह पे क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, ऐसे करके अपनी स्थिति के दोनों ओर। ये एक अणु का ये मॉलिक्यूल होगा तो ये ऐसे करेगा, ये ऐसे करके अपना ये हिलते डुलते रहेंगे। 0 केल्विन होने का मतलब है कि यहीं के ही रुक जाएंगे, जो पॉसिबल नहीं होता है। किसी भी वस्तु के अणुओं को पूरी तरह गति करने से नहीं रोका जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि सीधे ठोस का गैसीय अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है, ऐसे भी कह सकते हैं। कह रहे हैं यहां पे निक्षेपण, संघनन, ऊर्ध्वपातन और जमना। देखो, कोई भी वस्तु है वो ठोस हो सकती है। ठोस ऐसी वस्तु है जिसकी आंतरिक ऊर्जा या अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। अगर ऊर्जा थोड़ी सी बढ़ा दी जाए तो वो द्रव बन जाती है, और ऊर्जा बढ़ा दी जाए तो वो क्या बन जाती है, गैस बन जाती है। अब यहां पे देखेंगे कि ठोस वाले केस में वस्तु का आकार फिक्स होता है। जैसे ये पेन आप देख रहे हैं, इसका आकार बिल्कुल फिक्स है, और आप कल देखेंगे तब भी ये फिक्स ही रहेगा। जब तक आप इसको तोड़ेंगे नहीं, ऐसे का ऐसा रहेगा। 1000 साल बाद भी ऐसा का ऐसा रहेगा, जब तक बाहरी प्रभाव इस पे कोई काम नहीं करेगा। और दूसरी बात क्या होगी, एक तो इनका आकार फिक्स हो गया, दूसरा इनका आयतन भी फिक्स होता है।
द्रव वाले केस में क्या होता है, ऊर्जा थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है, तो उस केस में अणु थोड़ा घूमने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, तो वो बेचारे इधर उधर निकल जाते हैं। अब ऐसे केस में क्या होगा कि जो आयतन है वो फिक्स रहेगा लेकिन आकार फिक्स नहीं रहेगा। जैसे आपने 1 लीटर पानी लिया, उसको लीटर में रखा हुआ था तो लीटर की आकृति ले रखी थी, आपने उसको किसी थाली में पलट दिया तो वो रहेगा तो 1 लीटर, लेकिन वो थाली के आकार का हो जाएगा। फर्श पर फैला देंगे तो वो 1 लीटर ही है, लेकिन वो अब क्या हो गया, फर्श पर फैल जाएगा। किसी नली में भर देंगे तो वो पतला पतला चढ़ जाएगा, लेकिन रहेगा 1 लीटर ही। अर्थात जब आयतन फिक्स रहे, आकृति फिक्स ना रहे तो उसको द्रव कहते हैं, और जब आयतन आकृति कुछ भी फिक्स ना हो तो उसको गैस कहते हैं। इनकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो आप इस तरीके से कह सकते हैं ऊर्जा के मामले में। जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो वो द्रव में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं मेल्टिंग, द्रवण कहते हैं इस प्रक्रिया को। और ये जिस ताप पर होती है उसको द्रवणांक कहते हैं। अगर किसी द्रव को गर्म किया जाए तो वो गैस में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को हम वाष्पन, या इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग भी कहते हैं, क्वथन भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब उल्टा भाई, अगर मान लीजिए आप ऊर्जा को बाहर निकाल रहे हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर में आपने रख दिया, तो अब क्या हो जाएगा, अब क्या होगा, अगर आप ऊर्जा को कम करते चले जा रहे हैं तो गैस द्रव में बदल जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं, कंडेंसेशन या संघनन। अर्थात ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक ठोस गैस में, सॉरी, एक गैस द्रव में बदल जाती है, प्रक्रिया को संघनन या कंडेंसेशन कहा जाता है। जब इसको यहां पे करते हैं तो इसको सॉलिडिफिकेशन या ठोसीकरण कहते हैं, ठोसीकरण कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई बीच में ये द्रव पड़ रहा है बार बार, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो या तो गैस से सीधे ठोस में बदलते हैं या ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं गर्म करने पर। इनके लिए सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन शब्द का प्रयोग किया जाता है, सब्लिमेशन। तो ऐसे पदार्थ जो गर्म करने पर ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं या ठंडा करने पर गैस से सीधे ठोस में बदल जाते हैं, ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहलाते हैं, और यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहलाती है। जैसे अगर हम बात करें कपूर के बारे में, तो कपूर कभी भी द्रव में नहीं बदलता, वो ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा हमारा, सीधे द्रव से किस में बदल, सॉरी, सीधे ठोस से किस में बदल रहा है, गैस में बदल रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न की बात करते हैं। वैद्युत शक्ति की इकाई है जूल, वॉट, कूलम, वोल्ट। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि वैद्युत शक्ति हो या कोई भी शक्ति की अगर बात हो रही है तो शक्ति आखिर है क्या, शक्ति या पावर क्या है। तो शक्ति का मतलब होता है कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। अगर इसको हम थोड़ा सा दूसरे टाइप से लिखेंगे तो इसको ये भी लिख सकते हैं कि P इक्वल W/T। W हो गया कार्य, तो इसका मात्रक होता है जूल, और नीचे है समय, तो इसका मात्रक होता है सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड आवर का क्या होगा, मात्रक होगा जूल। यहां तो केवल जूल दे रखा है इसलिए ये कट गया, जूल पर सेकंड। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है जेम्स वॉट, उनके सम्मान में, जो भाप का इंजन बनाया था, उनके सम्मान में क्या किया गया है, इस जूल पर सेकंड को, जूल भी एक साइंटिस्ट का ही नाम है, इस जूल पर सेकंड को कह दिया जाता है वाट। इसलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। वो चाहे हम वैद्युत शक्ति की बात करें या यांत्रिक शक्ति की बात करें, शक्ति सब जगह एक जैसी ही रहेगी। जैसे बल होते हैं उसके बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, लेकिन मात्रक वगैरह सब सेम ही होते हैं। ऐसे ही शक्ति चाहे किसी भी तरीके से प्राप्त हो, उसके मात्रक वगैरह सब क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। शक्ति की अगर हम बात करें तो ये तो हमने मात्रक की बात कर ली। जूल सेकंड लिखा, जूल पर सेकंड लिखा रहेगा तब भी वही बात है, वाट लिखा रहेगा तब भी वही बात है। ये कैसी राशि होती है, तो ये एक अदिश राशि है, और मतलब ऐसी राशि जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। आगे अब देखते हैं, प्रकाशिक तंतु किस नियम पर कार्य करते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन पर, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक अपवर्तन पर और परावर्तन पर। देखो अब यहाँ पे एक एक चीज को समझते हैं। प्रकीर्णन का मतलब है, जैसे मान लीजिए छोटा सा ये कण है और इस पर एक कोई लाइट है, प्रकाश आया और यहाँ पे टकरा गया। अब ये प्रकाश क्या हो गया, इधर बिखर गया, कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चला गया, टक्कर होने के बाद अलग अलग डायरेक्शन में ये क्या हो गया, फैल गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रकीर्णन या स्कैटरिंग कहते हैं।
अब प्रकीर्णन की वजह से क्या होता है, प्रकीर्णन की वजह से क्या होता है, आकाश कैसा होता है, नीला दिखता है, समुद्र नीला दिखता है, किसकी वजह से, प्रकीर्णन की वजह से। तो ये है प्रकीर्णन। धूल के छोटे छोटे कण रहते हैं, पानी में नमक के कण रहते हैं, मिट्टी के कण रहते हैं, उनसे जब प्रकाश टकराता है तो वो क्या कर जाता है, अपने अलग अलग रंगों को अलग अलग दिशाओं में विभाजित कर देता है, बंटवारा कर देता है। तो ये प्रक्रिया प्रकीर्णन कहलाती है। लेकिन प्रकाश तंतु, जैसे आपने देखा होगा ऑप्टिकल फायर, आजकल घरों में जो इंटरनेट कनेक्शन दिया जाता है वो व्हाइट कलर के वायर टाइप के रहते हैं, बहुत छोटे छोटे ऐसे बाल होते हैं, वैसे कलर के व्हाइट टाइप के रहते हैं, तो बहुत पतले पतले वायर, उन्हीं को क्या कहा जाता है, प्रकाश तंतु कहा जाता है। यहाँ पे रंगों का तो कोई बात ही नहीं, यहाँ पे तो डाटा को हमको एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने वाले एक यंत्र के बारे में पढ़ना है। अब यहाँ पे बात करते हैं परावर्तन की। परावर्तन क्या है कि जैसे मान लीजिए ये कांच हो गया और या कोई एक सतह हो गई, यदि हम इस पर प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश जिधर से आया है, जिस माध्यम से आया है, मान लीजिए जैसे ये हवा है और ये मान लीजिए इधर क्या है, कांच है, तो प्रकाश क्या करेगा, कांच में अंदर नहीं जाएगा, ये ऐसे करके आया और ये ऐसे करके क्या हो गया, वापस चला गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं परावर्तन। अर्थात जब प्रकाश जिस माध्यम से आया है उसी माध्यम में वापस लौट के चला जाए तो प्रक्रिया क्या कहलाती है, परावर्तन कहलाती है। पूर्ण आंतरिक अपवर्तन जैसी कोई चीज नहीं होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उस शब्द को जब आंतरिक रूप से अपवर्तन होने लग जाता है पूरी तरह से, तो उसका नाम पूर्ण आंतरिक परावर्तन रख दिया जाता है। अपवर्तन समझेंगे अब होता क्या है। जैसे मान लीजिए एक माध्यम है, ये एक माध्यम हो गया और एक माध्यम इसके ऊपर है, जैसे ये हवा है और ये मान लीजिए पानी है। तो नॉर्मली होगा क्या कि जैसे ही हम ये जो प्रकाश आएगा, प्रकाश को भेजेंगे तो प्रकाश को कायदे में जाना चाहिए सीधी रेखा में, क्योंकि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में अपनी यात्रा को पूरी करता है। लेकिन इस वाले केस में क्या हो जाएगा, इस वाले केस में ये इधर हट जाएगा, मतलब ये ऐसे करके थोड़ा सा हट जाएगा। इसको जाना चाहिए था इस रास्ते से, लेकिन ये हट गया किधर, इधर साइड में। तो प्रकाश का अपने रास्ते से भटक जाना, जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने रास्ते से भटक जाना क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। अब इसका उल्टा अगर ले लें, ऊपर अगर हमने मान लीजिए पानी ले लिया, ऊपर ये पानी सघन माध्यम हो गया और नीचे क्या हो गई, हवा हो गई, तो वैसे केस में क्या होगा, अब प्रकाश इधर नहीं हटेगा बल्कि प्रकाश यहां न जाने की जगह पे इधर जाएगा। अब ये कोण अगर मैं इधर लेके आऊंगा तो आप कहेंगे ये इधर जाएगा, और इस मान लीजिए तरंग को मैं नीचे की तरफ लाता जाऊंगा तो ये कहां जाएगा, और ऊपर की तरफ जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि प्रकाश पानी में से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था और पानी में ही वापस लौट के चला गया। अभी तो हमने पढ़ा था परावर्तन क्या होता है, प्रकाश जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में चला जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ पे हो तो रहा था अपवर्तन, लेकिन जब इसको थोड़ा टेढ़ा करते गए तो अपने आप ही अचानक एक ऐसी स्थिति बन गई कि यहाँ पे अपवर्तन की जगह पे अब क्या हो गया, परावर्तन हो गया। अब ये हो कहां पे रहा है, तो ये अंदर हो रहा है, पानी के अंदर हो रहा है, उस माध्यम के अंदर ही हो रहा है, जहां से प्रकाश आ रहा था वहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे आंतरिक परावर्तन। आंतरिक परावर्तन। और क्योंकि 100% 100% जितना भी प्रकाश है बिना ऊर्जा हानि के पूरा का पूरा लौट गया, इसलिए इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब इसके सिर्फ यही एक प्रकाशिक तंतु ही इसका उदाहरण नहीं है, प्रकाशिक तंतु इसका उदाहरण है, तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके अलावा मरीचिका, आपने देखा होगा कई बार कि जब गर्मियों का समय होता है, आप किसी रोड पर चल रहे होते हैं जो तारकोल या डांबर से बना हुआ है, तो आप उसमें देखेंगे आधा किलोमीटर दूर या 1 किलोमीटर दूर जब धूप खूब तेज निकल रही होती है तो आपको ऐसा लगता है जैसे सड़क पर पानी भरा हुआ है, तो वही क्या है, मरीचिका है। या जहां पे बहुत ज्यादा कोहरा पड़ता है, सर्दियों वाली जगह होती है, सागर होते हैं और ऊपर से कोहरा है, तो वैसे केस में जहाज उल्टे दिखाई देने लग जाते हैं नाविकों को, उसकी भी वजह एक मरीचिका ही होती है। तो ये गर्मियों में भी और सर्दियों में भी दोनों ही कंडीशनों में बन सकती है, इसका कारण भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही होता है। हीरा जो बहुत ज्यादा चमकता है, हीरे की जो चमक होती है वो भी किसकी वजह से होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होती है। हम जो शीशा देखते हैं, मिरर देखते हैं, अगर वो चटक जाए तो आपने देखा होगा वो चटकन जो होती है, लाइन जो होती है, वो बाकी मिरर से ज्यादा चमकती है, उसका कारण भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही होता है। या फिर अगर आपसे ये कहा जाए कि पानी के अंदर जो हवा के बुलबुले होते हैं वो ज्यादा चमकते हैं, उसका कारण भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही होता है। इस तरीके से इसके कुछ उदाहरण और भी आप याद कर सकते हैं। डीआरडीओ द्वारा विकसित अस्त्र कैसी मिसाइल है, सतह से सतह,
मतलब जैसे हवाई जहाज से हमने टारगेट किया उसको और हवाई जहाज को ही हिट करने के लिए यूज कर रहे हैं। सतह से जल, हवाई जहाज से हमने उसको टारगेट किया है और इसको फायर कहाँ के लिए करना है, मान लीजिए पनडुब्बी में इसको चलाना है, पनडुब्बी के लिए हिट करना है। सतह से हवा, जमीन से चला रहे हैं और किसी वायुयान को टारगेट कर रहे हैं, और वायु से वायु, हवाई जहाज से चलाई और हवाई जहाज को ही हमने क्या कर दिया, फाइटर से चलाई, फाइटर को ही टारगेट कर दिया। तो अस्त्र कैसी मिसाइल है, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो बिल्कुल अस्त्र कैसी मिसाइल है, वायु से वायु प्रहार करने वाली मिसाइल है। मिसाइल असल में होती क्या है, मिसाइल का मतलब होता है एक ऐसी प्रणाली जो एक जगह से जाकर दूसरी जगह पे जाके हमला कर सके और जिसको कहीं से कंट्रोल किया भी जा सके। कई बार ये ऐसी होती है कि कंट्रोलेबल होती हैं और कई बार इनको कंट्रोल नहीं भी किया जाता है, दोनों ही प्रकार की होती हैं। कई बार इनको सेल्फ कंट्रोल मोड में भी डाल दिया जाता है और कई बार प्री कंट्रोल्ड भी होती हैं। जैसे अगर हम बात करें अग्नि मिसाइल है तो नॉर्मली ये प्री कंट्रोल टाइप की होती हैं, और अगर हम बात करें ब्रह्मोस मिसाइल तो इसको हम बाद में भी ट्रैक कभी भी करके इसके रास्ते को चेंज कर सकते हैं। कुछ हीट सीकिंग मिसाइलें होती हैं कि जो भी जहाज जा रहा है, कोई मिसाइल जा रही है तो उसकी पीछे से क्या होगा, एग्जॉस्ट निकलेगा, हीट निकलेगी, उसको ट्रैक करते हुए पीछे चलते हैं। वो जहां जहां वो जहाज जाएगा उसके जस्ट पीछे पीछे ये चली जाएंगी, बाहर से अलग इनको ट्रैक करने की